Hello and welcome to Maluka IAS. The topic for today is कि हमारी सरकार ने बहुत ही रिसेंटली एक नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल सिविल सर्विस को अलाउ किया है कि अगर उनका मन करे तो वॉलंटियर्स वो बन सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आरएसएस। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और क्यों। We will also know a little bit about this organization called RSS and we will also discuss कि कब ये बैन लगा था in the past और क्यों। But before we start off with the discussion of this particular relevant topic, I would like to address all the UPSC aspirants who are watching this video and wish to take their preparation on to the next level. We at Maluka IAS have introduced a batch called the Shakti batch, जहां पे GS Foundation Advanced की तैयारी पूरी तरीके से होगी। हर दिन एक एस्पिरेंट को 1 घंटे की NCERT की क्लास, 2.5 घंटे की GS की क्लास दी जाएगी from the best of the best mentors, ताकि आपकी प्रेपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो सके in alignment with the pattern of the UPSC examination. Not only that, ये opportunity आपको बहुत ही nominal rate पे मिलेगी, जो कि आपकी preparation के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो you can call on our numbers. These are our various centers and our batch will start on the 29th of July 2024. तो आप अपॉर्चुनिटी ये बहुत बड़ी वेस्ट ना करें और चलिए लेट्स बिकम अ पार्ट of the race towards UPSC prelims and let's ensure that our dream becomes a reality with Maluka IAS. Now that we've spoken about this, चलिए अब बात करते हैं RSS की और ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने कौन सी नोटिफिकेशन जारी की और क्यों। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, आपने शायद अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में ऐसे लोगों को देखा होगा जो ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने होंगे। ये सारे के सारे लोग जो है ये वॉलंटियर्स है इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आरएसएस, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिस वजह से इस साल सरकार ने कहा कि सालों पुराना जो इनके ऊपर बैन लगा है कि केंद्र सरकार में काम करते हुए लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकते, वो पर्टिकुलर बैन सरकार ने अपलिफ्ट किया है। तो लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये डिसीजन किसका है? दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, जिन्होंने ये कहा है कि आरएसएस इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस the people serving the government, the central government mind you, ये राज्य सरकार के लिए नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें अपनी नोटिफिकेशन अपने आप जारी करेंगे, वो उनकी अथॉरिटी। ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। अब इंटेंशन आपको ये समझनी चाहिए कि जब आप एक ब्यूरोक्रेट बनते हैं, आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आपने पेपर क्लियर किया, आप एक ऑफिसर बने, आपको आपके सारे टीचर्स एक चीज बार बार दोहरा के कहते हैं कि इवन इफ यू हैव अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कीप इट टू योरसेल्फ, लेट इट नॉट चेंज योर माइंडसेट। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो एक सरकार को सर्व करता है, सरकार में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी को सर्व नहीं करता है। और जिस वजह से जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, You will serve a permanent institution. एक IAS ऑफिसर एक permanent institution called the Government of India को सर्व करता है। और कल जाके अगर आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर चले जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी सर्विस ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो टू ensure that neutrality, it is obvious that a central government employee should never be affiliated with a political organization. लेकिन सरकार ने कहा कि आरएसएस ऐसी नहीं है, वो महज एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाई गई है। और इस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान इसका पार्ट बन सकता है।
इनफैक्ट अगर हम अपने संविधान की बात करें तो राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन भी हमारा एक मूल अधिकार है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए दैट इन आवर कंट्री वी हैव फ्रीडम, we don't have freedom, we have liberty, we have freedom with reasonable restrictions. Or right to form an association is also our fundamental right within those reasonable restrictions. कि अगर मेरी एसोसिएशन कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ जाती है तो मेरा ये मूल अधिकार नहीं है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनूं। लेकिन अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली कंप्लाइंग विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, plus it is not just a political organization, then a central government employee can become a part of it. Nobody can stop them from doing that, right? So ये जो बैन लगा था ये काफी देर पुराना बैन है। अभी हम बात करेंगे 3 बार इसकी नोटिफिकेशन आई थी और उस समय की सरकार की क्या आइडियोलॉजी थी। यस, तो ये वाला जो डायरेक्टिव है अगर हम बात करें तो सरकार ने क्या बोला इस साल, उन्होंने कहा कि हमने रिव्यू किया है ये पर्टिकुलर बैन जो कि इशू हुआ था इन 1966, 1970, 1980, जिसके द्वारा कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आरएसएस का पार्ट नहीं बन सकते। नॉट जस्ट आरएसएस माइंड यू, हम बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करेंगे जिनका नाम इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। लेकिन सरकार को लगता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल सही भी बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, then you cannot take away the right of an individual to be a part of that association. अब सर्कुलर की बात हमने कर ली है, we can now talk about the rules. So ये तो बहुत ही important है as a UPSC aspirant or someone who is looking into getting into UPSC, right? You have to understand that there are certain rules and regulations for them. तो अगर हम rules and regulations की बात करें तो इसमें लिखा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में इस गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर पता चले कि वो सरकार के रूल के खिलाफ जा रहे हैं तो उनके ऊपर एक लायबिलिटी रहेगी। ये आपको पता होना चाहिए दैट टू इंश्योर न्यूट्रलिटी इन आवर सिस्टम, ये हक है, ये अधिकार है एक सरकार का कि वो बताए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है और कौन से का पार्ट वो नहीं हो सकता है, राइट? अगर हम बात करें रूल्स की, रूल नंबर 5 of 1964 rules says no government servant shall be a member of an organization or assist in any manner any political movement, because it's very simple, they are in their own way trying to ensure neutrality of a bureaucrat, which is super important. अभी हमने बात भी की है इसके बारे में, क्योंकि as a government employee, as an officer, हमें ये फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? बट आज एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, आपको भी पता, हर इंसान को पता है, जहां पे हर 5 साल में इलेक्शंस भी होती हैं और एक तरीके से एक मेजॉरिटी पार्टी भी आती है, तो वो अलग चीज है। चाहे कोई भी पार्टी आए, एक ब्यूरोक्रेट को सर्व किसको करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के बारे में, तो सिमिलर रूल्स आईएएस ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, सबके लिए सिमिलर रूल्स हैं। अगर हम पुरानी सरकारों की बात करें तो उनका प्रेरोगेटिव उस समय पे था, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी उस समय पे थी, तो उनकी सूझबूझ में उनको लगता था कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो 1970 में भी सरकार ने कहा कि अगर आप वायलेशन करेंगे इस नोटिफिकेशन का तो हम आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, एंड द वर्स्ट पॉसिबल एक्शन इज डिसमिसल फ्रॉम द सर्विसेज इफ द सिचुएशन वारंट्स इट। 1970 के बाद 1975 to 77 में जो इमरजेंसी ऑर्डर्स थे, अच्छा, तीनों के टाइम पे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, राइट? तो उन्होंने ना ही सिर्फ आरएसएस की बात की थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दे हैव आल्सो स्पोकन अबाउट जमाते इस्लामी, आनंद मार्च, सीपीआईएमएल, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये पर्टिकुलर बैन लगाया गया था। 1980 में भी कहा था सरकार ने
that we need to adopt a very, very secular outlook, right? So whatever be the case, the government at that time had the mandate to take a decision, and they took a decision. And similar to that, the government today has a mandate to take a decision, and they have said that RSS is not a political organization, and hence keeping this ban makes no sense, right? So that is what the government has said today, right? So अगर हम बात करें before 1964, तो उस समय पे क्या थी आइडियोलॉजी? उस समय की आइडियोलॉजी भी वही थी कि अगर आप एक ब्यूरोक्रेट है, अगर आप सरकारी इंडिविजुअल है, तो ऑब्वियसली आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो आप अपना काम एक न्यूट्रल मैनर से नहीं कर पाएंगे। अगर हम उस समय की भी बात करें कि सबसे पहली बार जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल बने थे, तो तब होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और तब भी आइडियोलॉजी सेम थी, आइडियोलॉजी आज भी वही है, राइट? If an organization is associated with politics, then as a central government employee, I cannot be a part of it. But if it is not political in nature, then I can. It's not mandatory to be a part of it. But anyone whoever wants to be, वो जाके उस organization के volunteer member बन सकते हैं, right? So अब अगर हम बात करें, the nature of the organization in question was clarified from time to time as per request, because ये एक तरीका होता है सरकार का गेज करने का कि क्या ये पॉलिटिकल इन नेचर है कि क्या ये पॉलिटिकल इन नेचर नहीं है। आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि काफी देर तक, तब से लेके अब तक, ये पर्टिकुलर बैन लगा हुआ था, और बार बार सरकार जूझ रही थी इस सवाल के साथ कि क्या हमें अभी भी ये बैन रखना चाहिए कि नहीं। But in 2024, this government has decided that no longer is the need for such a ban, and hence they took such a decision. Yes, what can happen in case of violation of these rules? Now, अगर कोई central government employee अगर इसको violate करे, तो what exactly can happen in such a case? Well, in such a case, like I said, it is the prerogative of the government. तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का हो वो ही डिसीजन फाइनल है, सिंपल एज दैट। यस, सो दैट इज व्हाट द ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 आल्सो सेज कि सरकार का डिसीजन है, फाइनल है, वो डिसाइड करेगी व्हाट टू डू इन सच मैटर्स। यस, लेकिन अगर कोई सीरियस वायलेशन हुई तो डिसमिसल भी हो सकता है। तो ये सब कुछ प्रेरोगेटिव किसको मिला? सरकार को, क्योंकि सरकार को ये मैंडेट किसने दिया? लोगों ने, राइट? ओके, सो व्हाट डज द जुलाई 9th सर्कुलर सेज? लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट सेज दैट पॉलिटिकल जो नेचर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे अभी भी केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज नहीं जा सकते, लेकिन जो पॉलिटिकल इन नेचर नहीं है वहां पे बिल्कुल जा सकते हैं। सो ये बैन केवल उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में से आरएसएस के ऊपर अपलिफ्ट हुआ है। नाउ, इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड द आरएसएस पॉलिटिकल टैग? जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, ये मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हम तब से बात कर रहे हैं कि बैन तो काफी देर पहले लगा था ना, latest being 1980, we are sitting in 2024, today it has changed. So it is not even a matter about which political party changed it, because हमारे तो pluralistic political system है, yes or no. So इतनी देर तक नहीं हुआ, लेकिन इस बार सरकार को ये उनको लगा कि ये गलत है कि हम ये बैन लगा रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल इन नेचर नहीं है, राइट? सो अगर हम बात करें what has been RSS's attitude towards this, well, in simple language their chief has said that हम एक volunteer organization है और हम अपने मैंडेट के ऊपर काम कर रहे हैं। सरकार का काम है ये करना, ये हमारा काम नहीं है बैन करना या अनबैन करना, लेकिन उस वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो आइडियल्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते, राइट? सो अब अगर हम बात करें कि क्या ये सर्कुलर राज्य सरकारों के ऊपर भी एप्लीकेबल है, तो नहीं है। अभी मैंने आपको बोला था ये प्रेरोगेटिव राज्य सरकारों का है। तो डिफरेंट स्टेट्स में कहीं कहीं पे बैन भी किया है, कहीं कहीं पे बैन अपलिफ्ट भी हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स, तो वी कैन सी इट ओवर हियर कि स्टेट सच एज हिमाचल प्रदेश, they withdrew the decision
from employees participating in RSS activities back in 2008. राइट इसी तरीके से मध्य प्रदेश की भी बात करें तो 2006 में उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी क्योंकि उन्हीं का मैंडेट है और उन्हीं की अथॉरिटी है टू टेक सच अ डिसीजन. एंड फाइनली ऑफ कोर्स इवन इन छत्तीसगढ़ in 2015 the restrictions were removed. Yes, so we would really like to hear your opinion on the same and whatever you feel about it कि ये decision के कारण क्या impact पड़ेगा, क्या what is your opinion on the government's decision and what is your opinion on the fact whether a government employee should indulge in political activities or not. Yes, so finally before ending this particular video, I would like to tell you that we at Maluka IAS have also introduced a test series primarily focused towards the prelims in 2025. तो जो भी एस्पिरेंट्स ढूंढ रहे हैं एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि एग्जैक्टली अलाइंड है विद द यूपीएससी एग्जामिनेशन, लुक नो फर्दर, यू हैव कम टू द राइट प्लेस. We at Maluka IAS will give you 64 tests which will comprise of 34 tests for your prelims and 30 tests for your mains. And not just that, हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स इसके बाद इस टेस्ट को आपके साथ डिस्कस भी करेंगे और आपकी मेंटरशिप भी करेंगे. एंड ऑल ऑफ दिस विल बी अवेलेबल इन बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, राइट, एट वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट. इनफैक्ट अगर कोई भी एस्पिरेंट कुछ डेमो क्वेश्चंस देखना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल अस at our office and we will provide you with the same. And finally, we have also come up with something called monthly to the point current affairs. तो as an aspirant पहले prelims करना और लास्ट के 2-3 महीने में करंट अफेयर्स की एक मोटी सी किताब उठा लेना और ये सोचना कि सब कुछ हो जाएगा, वो थोड़ा सा इफी है. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो मंथ है उसी का करंट अफेयर वहीं पे करके खत्म करके रखना चाहिए. इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बेटर तरीके से होगी और वो एंड में जाके जो प्रेशर वाली सिचुएशन होती है वो भी ठीक हो जाएगी. So our monthly PDFs are also available at very very nominal cost in both the mediums, English as well as Hindi. And with that, I would like to end this particular topic. Thank you very much and I will see you soon with a new one. Till then, give us your opinion in the chat. Thank you.